नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। घटना चक्र पूर्वलोकन की सभी विषयों को बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 17 के बारे में, कांग्रेस का बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन के बारे में। यहाँ से देखा जाए तो अभी तक यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीसीएस को मिला के 25 के आसपास प्रश्न पूछा जा चुका है। और पार्टिकुलरली यहाँ पे जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही रिलेवेंट है, स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से काफ़ी रिलेवेंट है। तो चलिए इन सारे ही प्रश्नों को हम लोग डिटेल्स एनालिसिस के साथ कंप्लीट करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला प्रश्न है स्टेटमेंट के फॉर्म पे या फिर कोटेशन के फॉर्म में, जैसे कि दिया हुआ है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक। सुधारक एक पत्रिका है, उसके सह संपादक भी ये रह चुके हैं। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना हुआ है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया हुआ है। अब अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज करना है। इसको पूछा गया था आईएएस प्री में 1997 में यहाँ पे पूछा गया था, और वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता काफ़ी अधिक हो जाती है। हिस्ट्री वगैरह में देखेंगे तो पुराने प्रश्नों का रिपीटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी एक स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे स्टेट पीसीएस में इजीली पूछा जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें करेक्ट आंसर कौन है। देखिए, इसका एक ही तरीका होता है कि इसमें कोई भी एक लाइन है, अगर किसी भी एक लाइन को आप पढ़ के लगता है कि ये इसके बारे में बोला जा रहा है, आसानी से आप टिक करके सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने भी देशभक्त हैं, सारे ही लोगों के बारे में अगर आप जीवनी पढ़ने लग जाएंगे तो फिर वो एक तरीके से टाइम वेस्टिंग ही होगा। तो यहाँ पे जैसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना हुआ है, राजनीतिक गुरु के रूप में जिन्होंने अपना माना हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले को, इसीलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर विल भी हो जाएगा यहाँ पे सी, गोपाल कृष्ण गोखले। इनके बारे में देख लेते हैं हम लोग। इनका जो जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, यहाँ पे हुआ था रत्नागिरी में। रत्नागिरी में 1866 के आसपास जन्म हुआ था। और उस समय का जो दौर था देखेंगे महाराष्ट्र वगैरह में, तो काफ़ी ही बड़े मात्रा में समाज सुधारक हो गया। जैसे कि आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा रानाडे का। रानाडे के द्वारा भी यहाँ पे स्कूल विद्यालय वगैरह यहाँ पे चलाया जा रहा था। तो 1866 में इनका जन्म हुआ और आगे चल के 1884 में इन्होंने बीए पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, और आगे चल के फिर ये रानाडे द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा में एसोसिएटेड हो गए, उस सभा से जुड़ गए और उन्होंने कई सारी वहाँ पे अपनी सेवाएं दी। 20 वर्ष तक देखेंगे तो इस सभा की सेवा भिन्न भिन्न रूपों में की, जैसे कि विद्यालय के मुख्य अध्यापक, फर्ग्यूसन जो कॉलेज पूना के प्रधानाध्यापक के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दी। आगे चल के देखेंगे तो 1889 के आसपास ये इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया, चूँकि 1885 में कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हो चुकी थी और 1889 में इलाहाबाद का जो अधिवेशन था वहाँ से इन्होंने अपना राजनीतिक कैरियर के रूप में पूरी तरीके से शुरू किया हुआ था। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाता है, देखेंगे 1885 में, 1885 नहीं 1895 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल आई हुई थी जिसका नाम था वेल्बी आयोग। बहुत ही कम ही इसकी चर्चा देखने के लिए मिलती है, वेल्बी आयोग। तो वेल्बी आयोग के समक्ष माना जाता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय बैंक के लिए, ध्यान रखिएगा, भारतीय बैंक के लिए जो नियुक्त जो किया गया था वेल्बी आयोग, उसके समक्ष या फिर उसके समक्ष कह सकते हैं, कुछ साक्ष्यों को इनके द्वारा ही यहाँ पे प्रस्तुत यहाँ पे देने के लिए कहा गया था कांग्रेस के द्वारा। चूँकि 1889 में कांग्रेस से एक तरीके से जुड़ चुके थे, एसोसिएटेड यहाँ पे हो चुके थे। अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी जो विचारधारा थी उदारवादियों के काफ़ी समक्ष थी यहाँ पे, जैसे कि साधन साध्य की पवित्रता पे बल देना, जिसको आगे चल के महात्मा गांधी ने भी यहाँ पे अपनाया हुआ था। इनका जो कोर जो
महत्व था या फिर इसका जो मूल जो उद्देश्य था कि देश का जो पुनरुद्धार है राजनीतिक उत्तेजना के बवंडर में यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकता है, शांति समझौता के माध्यम से ही यहाँ पे हो सकता है, तभी जाके यहाँ पे सबका भला हो सकता है। तो इसीलिए देखेंगे यहाँ पे तो शुरुआत से ही ये उदारवादी या फिर भारत के हित में कार्य करने वालों में से एक थे। और यही कारण है कि राजनीतिक गुरु ने महात्मा गांधी ने इनको यहाँ पे राजनीतिक गुरु के रूप में माना हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। किस अधिवेशन में अध्यक्षता की हुई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जिस अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी उस अधिवेशन का जो टाइम पीरियड होगा 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 1905 की अधिवेशन, अर्थात यह जो अधिवेशन कराया गया था बनारस में किया गया था। बनारस अधिवेशन के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। 1905 में ही यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सर्वेंट सोसाइटी, मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया के इनके द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई थी। 1905 के बनारस अधिवेशन की कुछ खास बातों के हम लोग जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने उस समय ये मांग उठाई हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के जैसे भारत को भी यहाँ पे स्वशासन मिलना चाहिए। इसीलिए इनको यहाँ पे विपक्ष का नेता तक भी बोला गया था। तो कई बार स्टेटमेंट में या फिर प्रश्न पूछ सकता है कि विपक्ष का नेता किसे बोला गया है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अब देख पा रहे हैं प्रश्न दोबारा यहाँ पे रिपीट हो रहा है एक तरीके से, आसानी से हम लोग टिक करते चलेंगे। राइट आंसर विल भी हो जाएगा सी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1905 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो देखिए 1905 का जितना इम्पोर्टेंट है ठीक वैसे ही 1906 का कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो अध्यक्षता जो यहाँ पे की गई थी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पे की गई थी। दादा भाई नौरोजी के बारे में देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इनको वयोवृद्ध कहा जाता है। आई थिंक आप लोग बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी होगी ही होगी। एक प्रश्न जो नया यहाँ पे बन सकता है कि देखिए दादा भाई नौरोजी के जो निजी सचिव का नाम बताना है, निजी सचिव। तो देखिए इनके जो निजी जो सचिव थी मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा। दादा भाई नौरोजी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और भीखाजी कामा भी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो एक नया प्रश्न यहाँ पे बन सकता है, दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव यहाँ पे हो जाएगा भीखाजी कामा। तो ये भी दादा भाई नौरोजी देखा जाए तो एक उदारवादी नेता के रूप में मौजूद थे, इंटरनेशनल नेता के रूप में भी यहाँ पे इनको जाना जाता है, जो कि ब्रिटेन में भी इनका काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। व्यापारी थे तो इनका आना जाना पूरी तरीके से लगा रहता था। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? देखिए ये जो प्रश्न था इसको बीपीएससी के द्वारा 53 टू 55 बीपीएससी के अंतर्गत इसको पूछा गया था और बीपीएससी ने इसका उत्तर स्टार मार्क कर दिया गया। ठीक है, ऐसा होता है यहाँ पे, गलत होने पे या फिर ऑप्शन सही नहीं होने पे आयोग के द्वारा स्टार मार्क कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कांग्रेस ने सेल्फ रूल अर्थात स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पे अभी हम लोगों ने देखा हुआ था कि 1905 में जब गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये मांग उठाया गया था कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की तरह भारत को भी स्वशासन का अधिकार यहाँ पे मिलना चाहिए, तो 1905 में देखा जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उठाया गया था। और 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन होगा तो दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन में यहाँ पे स्वराज की बात यहाँ पे रखी हुई थी या फिर स्वराज का प्रस्ताव पारित किया हुआ था। सबसे पहले माना जाता है कि जो स्वराज जो नाम दिया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दयानंद
सरस्वती के द्वारा ही यहाँ पे दिया गया था। और इस प्रस्ताव के साथ साथ देखा जाए तो 1906 में देखेंगे तो स्वदेशी हो गया। इसके अलावा बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया गया था। नेक्स्ट है स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में समर्थक रखा था। किसके द्वारा ही यहाँ पे रखा गया था? यह प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा 2002 में यह प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पे देखा जाए तो बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में समर्थक रखा था। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। राइट आंसर विल भी हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 का जब कलकत्ता अधिवेशन होगा तो वहीं पे एक कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग को पहली बार यहाँ पे रखा हुआ था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? अब यहाँ पे थोड़ा प्रश्न घुमावदार हो सकता है। दिया है यहाँ पे कि कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द यहाँ पे व्यक्त किया गया था। तो 1905 में जो बनारस जो अधिवेशन था, देखिए वहाँ पे देखा जाए ना तो स्वशासन पे सबसे अधिक यहाँ पे बल दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। लेकिन वही 1906 के अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे स्वराज की यहाँ पे जो मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, तो ये यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 ही यहाँ पे होगा। ध्यान रखिएगा 1906 ही यहाँ पे होगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया हुआ था? अभी मैंने आपको बताया भी था कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करना होगा। यहाँ पे ना तो नाम दयानंद सरस्वती का है, इसके अलावा ना नाम दादा भाई नौरोजी का है। तो यहाँ पे देखेंगे तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। काफ़ी फेमस कोट है। हालांकि स्वराज शब्द का देखा जाए तो सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती। देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है कि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और उसके दिमाग में बैठ गया बाल गंगाधर तिलक। देखिए वो अधूरा ज्ञान हो जाएगा, अधूरा ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ स्वराज सबसे पहले जो जिक्र किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। फिर उसके बाद से देखेंगे तो 1905 में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं लिख रहा हूँ गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। और 1906 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। और आगे चल के बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो कि गर्मपंथी नेता के रूप में मौजूद थे, इन्होंने भी बोला स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो यहाँ पे आगे चल के गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक का नाम भी आएगा। तो यहाँ पे दिया है कि सर्वप्रथम किसने किया हुआ था, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ना कि ओवरऑल दिया हुआ है। तो आई होप सारे ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में इसी तरीके से दे सकता है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? काफ़ी फेमस प्रश्न है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अर्थात भारत के वयोवृद्ध नेता। बूढ़े हो चुके थे, वयोवृद्ध नेता, लेकिन काफ़ी ये इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के रूप में या फिर भारत के समृद्धि के बारे में, भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में सोचने वाले व्यक्तियों के रूप में मौजूद थे। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से, भारत से नहीं बल्कि ब्रिटेन से, देखेंगे यहाँ पे फिन्सबरी, इन क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिन्सबरी क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य भी चुने गए थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता भी कर चुके थे, 3 बार अध्यक्षता कर चुके थे। यह टाइम पूछा जा सकता है, जैसे कि 1886 में, 85 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 86 में इनको अधिवेशन करने का मौका मिला, अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिला। इसके बाद से देखेंगे 1893 में, और एक तभी से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हो जाएगा 1906 में। 1906 में तो 3 बार आपको यहाँ पे ध्यान जरूर रखना ही रखना है। एक काफ़ी फेमस नाम है सीबी चिंतामणि, सीबी चिंतामणि।
इनके द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है दादा भाई नौरोजी के बारे में कि भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया हुआ है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। अब ये इसी को यहाँ पे कोटेशन के फॉर्म पे दिया जा सकता है कि किसके द्वारा यह बोला गया था, तो चिंतामणि के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे गोखले ने भी कहा था कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी वगैरह में भी पिछले 1-2 साल के लेटेस्ट प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो स्टेटमेंट बेस प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेट पीसीएस बिल्कुल ही अभी यूपीएससी को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? काफ़ी आसान सा प्रश्न हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर विल बी सी, दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, अर्थात सीधी सी बात है, जो गलत है उसी पे टिक लगाना है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखी, बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें उन्होंने भारत से धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया गया था। इसी बुक में पूरा डिटेल्स लिखा गया है। उन्होंने गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। देखिए यही गलत हो जाता है, अनुदारवादी पार्टी नहीं बल्कि खुद ये उदारवादी विचारधाराओं को मानने वाले थे। तो वहाँ पे ऑलरेडी लिबरल पार्टी आ चुकी थी, लिबरल पार्टी आगे चल के लेबर पार्टी भी आएगी। तो उन्होंने जो टिकट यहाँ पे जो लड़ा हुआ था, जो चुनाव लड़ा हुआ था, देखेंगे तो उदारवादी पार्टी की तरफ से यहाँ पे लड़ा हुआ था। तो अनुदारवादी पार्टी नहीं होगा, यही गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर विल भी हो जाएगा डी। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? कौन सा एक कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल ये करेक्ट है कि वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। अब ये भी आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है डायरेक्ट। 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था उदारवादी पार्टी की तरफ से, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका जिसका नाम था रास्त गोफार का आरंभ किया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये भी आपको पता लग गया कि उनके द्वारा एक गुजराती पत्रिका का भी आरंभ किया गया था, रास्त गोफदार। तीनों के तीनों स्टेटमेंट पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। चौथा है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। अभी मैंने बताया था कि उन्होंने 4 बार नहीं बल्कि 3 बार, एक तो हो जाएगा 1886 में, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे 1893 में, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे 1906 में। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं कि ये जो अधिवेशन है किस किस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, कहाँ कहाँ यह अधिवेशन किया गया था। इन तीनों अधिवेशनों की कुछ खास बातें थी, इसे भी आप मेंशन करके कमेंट कर सकते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अब आसान सा प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी पार्टी की तरफ से ये चुने गए थे। और कहाँ से चुने गए थे ये भी मैंने आपको बता दिया है, फिन्सबरी। और उस समय जो वहाँ की जो उच्च सदन के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है, उच्च सदन जो ब्रिटेन की थी यहाँ पे, उसके लिए ये नियुक्त किए गए थे। जैसे भारत में होता है ना, यहाँ पे राज्यसभा है, लोकसभा है, तो वैसे ही ब्रिटेन में देखेंगे तो जो हाउस ऑफ कॉमन था, ठीक है, वहाँ के लिए नियुक्त हुए थे। उसी को यहाँ पे उच्च सदन भी यहाँ पे बोला जाता है। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सूरत।
सूरत में ही यहाँ पे किया गया था 1907 में, 1907 में। और इसके अगर कारणों के हम लोग देखिए अगर परीक्षण करें तो तत्कालिक जो कारण के रूप में हो जाएगा 1905 का बंगाल विभाजन था। 1905 में जैसे कि खुद गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ही यहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। फिर 1906 में देखा हमने कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। फिर उसके बाद से देखेंगे तो पूरी तरीके से जो माहौल था उस समय का, नरम दल वर्सेस गरम दल। हालांकि शुरुआत से ही देखेंगे तो दोनों की विचारधाराओं में काफ़ी ही अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। एक आप में को मैं इक्वेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे हैं, एक तरफ है यहाँ पे अंग्रेज और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कांग्रेस। कांग्रेस और कांग्रेस में दो विचारधाराएं तो उभर के यहाँ पे आ चुकी थी। एक थी यहाँ पे उदारवादी नरम दल और दूसरा था यहाँ पे अनुदारवादी, इसी को गरम दल में मेंशन कर देता हूँ, गरम दल। उदारवादियों का मानना क्या था कि भारत के लिए अंग्रेज यहाँ पे हितकर है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए जो भी लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत सारी प्रशासनिक नीतियाँ है, बहुत सारी जो चीज़ों को अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया जा रहा है भारत के हित में किया जा रहा है, शुरुआती तौर पे इन उदारवादियों का यही मानना था। गरम दल वाले जो भी यहाँ पे लाल बाल पाल ऐसे प्रमुख जो इसके नेता रह चुके हैं, इनका मानना था कि ये लोग भारत के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। और यही था, दोनों में देखा जाए तो अविश्वास की या फिर कह सकते हैं विश्वास की कमी थी। अब यहाँ पे आपको ये इक्वेशन समझने की कोशिश करना है कि अंग्रेज और जो उदारवादियों में कम्युनिकेशन था, जो बातचीत यहाँ पे होती थी, तो उदारवादियों को लगता था कि ये जो बातचीत हो रही है, देखो हम कितने अच्छे हैं, अंग्रेज हमें प्रीफर कर रहे हैं। लेकिन एनालिसिस करने पे हमें पता चलता है कि अंग्रेज उदारवादियों से बात इसीलिए करते थे, ये लोग अंग्रेज थो ना, मतलब गरम दल से यहाँ पे एक तरीके से करते थे, तो हिंसा का जो माहौल था गरम दल में, इससे लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे डरते थे। बहुत सारे लोगों को इन लोगों के द्वारा यहाँ पे मारा भी गया था। दूसरी तरफ यहाँ पे देखा जाए तो अंग्रेज डायरेक्ट एक्शन भी लेने से कतराते थे गरम दल पे। तो गरम दल वालों को लगता था कि देखो अंग्रेज हमसे डर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था, तो गरम दल के एक ढाल के रूप में उदारवादी करते, मतलब समझ रहे ना, एक ढाल के रूप में उदारवादी लोग मौजूद थे। यहाँ पे अगर कोई ये लोग हिंसक गतिविधियों को सहारा ले रहे हैं तो उदारवादी लोग मैनेज करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो ये काफ़ी कॉन्सेप्ट है, एक त्रिकोणीय जो रूप आपको दिखाई देगा। और कहीं न कहीं उदारवादी और गरम दल में यही था सबसे बड़ा अविश्वास का जो कारण था, क्योंकि दोनों को लगता था कि हम कहीं न कहीं सुपीरियर है, हम भारत के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो दोनों का जो लक्ष्य एक ही था भारत के संदर्भ में, हालांकि रास्ते हम कह सकते हैं कि ज़रूर अलग अलग था। तो सूरत का अधिवेशन था जिसका सबसे बड़ा जो कारण था कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता को लेके, क्योंकि 1907 में सूरत में ये किया जाना था, जहाँ पे उदारवादियों का आर्गुमेंट था या फिर उनका जो मत था कि इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है यहाँ पे रास बिहारी घोष को बनाया जाए, और जहाँ पे गरम दल के सदस्यों को था कि इसकी जो अध्यक्षता यहाँ पे लाला लाजपत राय को बनाया जाए। तो इसी बात को लेकर देखा जाए तो मतभेद हो गया। मतभेद तो शुरुआत दौर से ही था, लेकिन एक अंतिम कह सकते हैं, ठीक है, एक होता है ना तात्कालिक जो कारण के रूप में यहीं उभरा। तो अविश्वास एक बहुत बड़ा कारण था। आगे चल के आपको इस टाइप के प्रश्न भी देखने के लिए मिलेगा। आपको हमेशा जो रूट जो कॉज है ना, सबसे जो प्रमुख जो कारण है, वहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत होती है। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी। अब ये तो आसान सा प्रश्न हो जाएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में ही यहाँ पे हुई थी, जिसका सबसे बड़ा कारण था बंगाल विभाजन, जहाँ पे उदारवादियों को लगता था कि बंगाल विभाजन का जो विरोध है बंगाल तक सीमित रखना चाहिए। वहीं यहाँ पे एक तरफ देखा जाए जो गरम दल वाले लोगों का था, इनका मानना था कि बंगाल विभाजन का विरोध पूरे भारत में यहाँ पे होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए, तभी तो अंग्रेज़ों का शोषण मूलक चेहरा पूरे भारत को समझ में आएगा। तो दोनों में काफ़ी देखेंगे तो कॉन्ट्राडिक्शन था, कंट्रोवर्सी था, और फाइनली यहाँ पे
मामला आके फंसा 1907 के अध्यक्षता को लेके कि कौन करेगा। उदारवादी वाले बोल रहे हैं हमारे नेता करेंगे, गरम दल वाले बोल रहे हैं हमारा नेता करेगा। फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो विभाजन का सबसे बड़ा कारण बन के उभरा। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया हुआ था, जिसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आरबी घोष। ध्यान रखिएगा, आरबी घोष यहाँ पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे 1906 का। और 1906 का जो अधिवेशन किसके द्वारा ये किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। उसी में देखेंगे तो 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करके अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में से नहीं था? अब यहाँ के बंगाल विभाजन को रद्द करना, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो यहाँ पे विरोध करने का जो तरीका था, जैसे कि बहिष्कार, स्वदेशी था। और इस दरमियान देखेंगे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, बच्चे थे, वे शिक्षा से वंचित भी हो जाते, आंदोलन वगैरह होता था, तो ये सब समस्या देखने के लिए मिलती थी। तो इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी यहाँ पे लाया गया 1906 में। लेकिन बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ये जो पहला जो स्टेटमेंट है, ठीक है, इसके लिए विरोध जरूर किया जा रहा था, लेकिन इसमें इस चीज़ को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि बंगाल विभाजन रद्द होगा जब 1911 के आसपास देखेंगे ब्रिटिश जो शासक होगा उसी के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। तो यहाँ पे 4 संकल्प जो पारित किए गए थे, इसमें बंगाल के विभाजन को, ध्यान रखिएगा, बंगाल के विभाजन को रद्द करना इसमें शामिल नहीं था। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कब हुई यहाँ पे? तो देखिए, ये जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पे, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पे। तो देखा जाए तो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस की जो विभाजन की जो प्रक्रिया हुई, ये तीनों का तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, अर्थात नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डी, उपयुक्त सभी। तो इसीलिए ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे प्रतीत होता है, क्योंकि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन का एक प्रमुख जो कारण था, जैसे कि नरमपंथियों का अपने रणनीति, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना, अर्थात जो भी यहाँ पे उदारवादी लोग थे, जैसे कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, सब ये लोग यहाँ पे शामिल थे। ऐसे में देखा जाए तो इन पे एक हमेशा ही एक आरोप भी लगता है, शुरुआती तौर पे कांग्रेस पे भी आरोप लगता है कि कांग्रेस अमीरों की पार्टी है, ज़मींदारों की पार्टी है, वेल एजुकेटेड लोगों की पार्टी है। ऐसे में आम जन को यूनाइट नहीं कर पाते थे, जोड़ नहीं पाते थे। लेकिन वही गर्मपंथियों को अगर देखा जाए तो गर्मपंथियों की जो राजनीतिक गतिविधियाँ अलग ही स्तर पे होती थी, हिंसक भाषण, लोगों को एक होता है ना कि इंस्टेंट एक आमूलचूल परिवर्तन कर देना। अब किसी भी गरीब के पास, किसी भी किसान के पास उस तरह से अगर अपनी बातों को रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि उसको लंबे समय से समस्या रही ही रही है। जैसे कि भारत में देखा जाए तो मार्क्सवाद, फिर मार्क्सिस्ट, ठीक है, अभी भी कुछ क्षेत्रों में पनप रहा है। तो उनके अगर आप स्पीच सुनेंगे तो काफ़ी ही वो, मतलब कह सकते हैं कि ये एग्रेसिव होता है, जो कि लोग उसको फॉलो करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं बताने की यह कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को अट्रैक्ट करने का यहाँ पे क्या कारण होता है। यही तो कारण है ना कि ये दोनों लोग देखेंगे तो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए लोगों को जोड़ने में, चाहे वो पूरी तरीके से उदारवादी हो, चाहे वो पूरी तरीके से गरम दल वाले हो। लेकिन गांधी इसमें कहाँ हुए, सफल हुए, क्योंकि गांधी दोनों को लेकर चल रहे हैं यहाँ पे, किसानों को, मजदूरों को, अमीर लोगों को। कहीं न कहीं देखेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे गांधी के नेतृत्व में परिपक्वता दिखाई देती है। लीडर बनने के लिए देखिए एक ही चीज़ पे ज़रूरत नहीं होता है, लीडर बनने के लिए ज़रूरी है कि सारे लोगों को या फिर सारे लोगों के हितों को ध्यान में रख के चलना, तभी जाके वो एक अच्छा लीडर बन सकता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी। अब ये तो आसान सा प्रश्न है, 1907 में ही यहाँ पे सूरत में फूट हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः देखेंगे तो दोनों का एक तरीके से मिलाप हो गया, गठजोड़ हो गया। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था, किसके द्वारा यह किया गया था? तो देखिए, सूरत विभाजन का जो नेतृत्व किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नेतृत्व किया गया था। अगुवा यही थे, और आगे मिलाने पे भी 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होगा तो तिलक ही उस समय नेतृत्व करेंगे। उस समय होम रूलिंग वगैरह की यहाँ पे शुरुआत की जाएगी तिलक के द्वारा, और उसके बाद से इन्हीं बेसेंट के द्वारा। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? देखिए, वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण था, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बारे में बताया था कि देखिए, दोनों के रूट कॉज को अब समझना है। और रूट कॉज का कारण क्या था कि अविश्वास की जो कमी, सबसे बड़ा जो कारण था ट्रस्ट की कमी। यहाँ पे जब ट्रस्ट नहीं होता है तो उसके बहुत सारे आयाम, बहुत सारे फैक्टर निकलते ही रहते हैं यहाँ पे। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, इसीलिए राइट आंसर विल भी यहाँ पे होगा बी। क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको, एक तरफ अंग्रेज, ऐसे समझिए, एक तरफ नरमपंथी, क्योंकि विचारधारा तो अलग अलग है, एक तरफ है यहाँ पे गर्मपंथी। अभी मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज नरमपंथियों से बातें करते थे तो नरमपंथियों को लगता था कि हम सुपीरियर है, हमें ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या था? तो माना जाता है गर्मपंथी। अंग्रेज देखा जाए तो कहीं न कहीं हिंसक गतिविधियों, फिर डर के मारे कहीं न कहीं ये लोग नरमपंथियों से बात करते हैं कि नरमपंथियों से गर्मपंथियों की बात होती रहती है, तो ये गर्मपंथियों को मैनेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ गर्मपंथी बार बार हिंसा करते थे और कितने बारे बच भी जाते थे, तो गर्मपंथियों को लगता था कि देखो, हमने अंग्रेज़ों के नाक में दम किया हुआ है। लेकिन गर्मपंथी ये भूल जाते थे कि ये जो नरमपंथी लोग ये हमारे लिए ढाल का काम कर रहे हैं, यही नरमपंथी अंग्रेज़ों से निगोशिएशन करने पे भी लगे हुए हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऐसे तीनों को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेंस वगैरह में लिखेंगे तो काफ़ी आपको अच्छा नंबर यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, लगभग 23 के आसपास क्वेश्चन था, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगला टॉपिक आएगा मुस्लिम लीग का गठन 1906 में जो यहाँ पे किया गया था। कुछ बीच में छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, उसे भी हम लोग कम समय में कंप्लीट कर लेंगे। और बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, देखिए कि सर डेली लेक्चर आप नहीं ला रहे, डेली एमसीक्यू नहीं ला रहे। एक तो बीच में इतनी गर्मी थी, ठीक है, और गर्मी के साथ साथ बहुत सारे देखिए चैलेंजेज होता है, टाइम का अभाव भी होता है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो मोटिवेशनल फैक्टर होता है, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट। तो आप लोग सपोर्ट करते रहे, जितना हो सके सपोर्ट करने के लिए कुछ आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है, सिर्फ वीडियो को शेयर करना होता है। तो अधिकतर से अधिकतर अपने ग्रुप में, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का प्रयास करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने रहे। और पूरा का पूरा देखिए, घटना चक्र सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सब्जेक्ट को, हिस्ट्री है, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट की सीरीज मैं खुद तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे एक एक चीज़ों को। तो जल्द से जल्द उसको भी हम लोग लाएंगे, लेकिन अपना सपोर्ट बनाए रखें, कंटिन्यू रूप से वीडियो को शेयर करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।